बीएससी पार्ट थर्ड, जिसमें हमने हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हमने विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाओं, उनके मिलर सूचकांक, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स और क्रिस्टलीय संरचनाओं, मिलर सूचकांक, जालक तलों के मध्य दूरी और ब्रेग समीकरण, लाउवे प्रारूप, लाउवे समीकरण, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट सेकंड पर, जो विभिन्न क्रिस्टलों के ऊष्मीय गुणधर्मों पर आधारित है कि विभिन्न क्रिस्टलों के जो ऊष्मीय गुणधर्म है, हीट प्रॉपर्टीज, वो किस तरह से रहेगी। अब यहां हम चर्चा करते हैं जो क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल हम समझ गए कि उनमें जो जालक क्रिस्टल, जो जालक होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, वो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनके क्रिस्टलीय संरचना होती है जो जालक तलों से मिलकर के बनी होती है। अब जब कोई क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल यदि ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसके जो जालक तल है, वो जालक तल विभिन्न पार्टिकल्स की बॉन्डिंग से बने हुए होते हैं। तो क्रिस्टल में उपस्थित जो परमाणु है, वो सामान्य ताप पर, तो सामान्य जो ताप है उस सामान्य ताप पर स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि यह परमाणु अन्योन्य क्रिया द्वारा अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर की स्थिति में जो पार्टिकल्स हैं जालक के, वो अपनी साम्य स्थिति के आसपास जो है कंपन गति करते हैं। प्रत्येक परमाणु की कंपन गति दूसरे परमाणुओं की अन्योन्य क्रियाओं के कारण प्रभावित होती है। जैसे दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए स्प्रिंग की तरह, तो एक का जो मोशन है, वाइब्रेशन, वो दूसरे के वाइब्रेशन को क्या करेगा, प्रभावित करता है, जिसके कारण परमाणुओं की जो कंपन गतियां हैं वो परस्पर क्या होती है, युग्मित होती है, जुड़ जाती है उनकी कंपन गतियां। सपोज करो कि जैसे ये कोई युग्म है, यहाँ दो हमारे पास जो पार्टिकल यदि इससे जुड़े हुए हैं, तो एक पार्टिकल अगर अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करेगा तो इसकी कंपन गति इस दूसरे पार्टिकल की कंपन गति को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और प्रभावित करेगी तो वो जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये जो है एक युग्म की भांति कार्य करेंगे। ये जैसे ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा तो ये भी इस तरह से वाइब्रेट करेगा। यानी कि दोनों की जो कंपन गतियां हैं, वो कंपन गतियां एक दूसरे की कंपन गतियों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी और एक युग्म के तरह वो ट्रीट करेंगे। इन युग्मित जो कंपन गतियां हैं, युग्म हो जाएगा, और युग्मित जो कंपन गतियां हैं, उन युग्मित कंपन गतियों को जालक की कंपन गतियां कहते हैं। तो इस बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो जालक, क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालकों में जो अयुग्मित परमाणु है, अयुग्मित परमाणु है, वो अयुग्मित परमाणु सामान्य ताप पर स्थिर नहीं रहते हैं। वह अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन गतियां करते हैं, और एक परमाणु की जो कंपन की गति है, वह दूसरे परमाणु की कंपन गति को प्रभावित करती है, और इस प्रकार वह अन्योन्य क्रिया करते हुए ये दोनों परमाणु आपस में युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित होने से इनकी जो कंपन गतियां हैं वो उस जालक की युग्मित जो कंपन गतियां, युग्मित जो कंपन गतियां हैं
इन कंपन गतियों को ही जालक की कंपन गतियां हम कहते हैं। जो युग्म बना उस युग्म की जो कंपन गतियां हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जालक की कंपन गतियां कहते हैं। अब हम जालक के कंपन या जालक की जो कंपन गतियां हैं उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे एक विमीय परमाणु, यानी कि वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में जो एक परमाणु के जालक होते हैं उनकी प्रसामान्य विधा वर्णक्रम क्या होगा। तो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं कि एक विमीय एक परमाणु को जालक की प्रसामान्य विधा वर्णक्रम, प्रसामान्य विधा वर्णक्रम। तो हम लेकर के चलते हैं कि माना कि जो है हमारे पास एक विमीय क्रिस्टल जालक है जिसमें एक ही प्रकार के सभी परमाणु उपस्थित है। तो एक विमीय क्रिस्टल जालक हम बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक विमीय यानी कि वन डायमेंशन क्रिस्टल जालक है और उसमें इस तरह से जो है उसके परमाणु उपस्थित है और विरामावस्था की स्थिति में है। हम इसको nवां परमाणु लेते हैं तो इससे आगे वाले को n+1वां परमाणु लेंगे और इसके बाद वाले को n-1वां परमाणु लेते हैं और ये सभी परमाणु विराम अवस्था, साम्य अवस्था की स्थिति में बने हुए हैं। किस अवस्था में है ये? विरामावस्था में। ये सभी विरामावस्था में है। अब यदि ये सामान्य ताप की स्थिति में आते हैं तो ये क्या करेंगे? कंपन करेंगे और कंपन करने की स्थिति में इनके मध्य किस तरह से कंपन होगा वो देखते हैं। और इन पार्टिकल्स के बीच में इन परमाणुओं के मध्य जो दूरी है वो है स्मॉल a। इनके बीच की जो दूरी ले रहे हैं हम वो है स्मॉल a के रूप में। अब देखते हैं कि ये किस तरह से कंपन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये पार्टिकल्स है n वां पार्टिकल, n+1वां पार्टिकल और n-1वां पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में यदि इनमें जो कंपन होते हैं तो कंपन की सिचुएशन में ये किस तरह से होंगे कि जैसे ये n वां पार्टिकल था और ये इस डायरेक्शन में इनके कंपन हो रहे हैं तो ये इनकी जो विस्थापन है n वां पार्टिकल का कंपन की स्थिति में वो है ये n-1 के लिए विस्थापन और ये n+1 पार्टिकल के लिए कंपन की सिचुएशन में जो है हमारे पास विस्थापन प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इनके विस्थापन है तो इनके बीच में जो है जब ये वाइब्रेशन करते हैं और अन्योन्य क्रिया होती है तो अन्योन्य क्रिया बल इनके मध्य जो है कार्य करता है। nवें परमाणु पर n+1वें परमाणु के कारण जो nवां जो पार्टिकल है, nवां जो परमाणु है उस पर n+1वें परमाणु के कारण जो प्रत्यास्थ बल होगा वो होगा
प्लस बीटा nवें परमाणु पर n+1वें परमाणु के कारण जो प्रत्यास्थ बल होगा वो होगा बीटा u n+1 माइनस u n के रूप में, ये इस पर प्रत्यास्थ बल लगेगा। इसी तरह n-1वें परमाणु के कारण nवें परमाणु पर जो प्रत्यास्थ बल होगा वो निम्न प्रकार से होगा, माइनस बीटा un माइनस un-1 के रूप में यहाँ दो प्रत्यास्थ बल लगते हैं nवें पार्टिकल पर। बीटा परमाणु बीटा जो कि हम अंतर परमाणु का बल लेकर के चल रहे हैं, यहाँ जो बीटा है वो अंतर परमाणु का बल नियतांक के रूप में है, बल नहीं है, सॉरी, ये अंतर परमाणु का बल नियतांक होता है यहाँ पर बीटा। nवें जो परमाणु है, nवां जो परमाणु है उस पर निकटतम परमाणु के कारण जो लगने वाला परिणामी जो प्रत्यास्थ बल है वो निम्न प्रकार से हमें फाइंड आउट होता है। तो जो प्रत्यास्थ बल होगा निकटतम परमाणु के कारण nवें परमाणु पर वो इस प्रकार से रहता है, Fn इज इक्वल टू बीटा un+1 माइनस un माइनस, और यहाँ माइनस हम लेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दो प्रत्यास्थ बल आरोपित हो रहे थे nवें पार्टिकल पर n+1 में और n-1वें के कारण उन दोनों प्रत्यास्थ बलों का योग ही क्या होगा उस nवें पार्टिकल पर जो परिणामी प्रत्यास्थ बल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास जो परिणामी जो प्रत्यास्थ बल है वो ये आता है। अब यदि पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है, एक सभी पार्टिकल्स एक समान द्रव्यमान एक समान है, तो उनके जो द्रव्यमान है हम मान करके चल रहे हैं कि उनका द्रव्यमान स्मॉल m के रूप में है। तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के नियमानुसार m d स्क्वायर un अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा un+1 माइनस un माइनस बीटा un माइनस un-1। ये इक्वेशन हमारे पास आती है और इसको जब हम ओपन करें पूरे इस पार्ट को, तो ये हमारे पास इस तरह से बीटा को यहां से हम कॉमन लेंगे तो बीटा un+1, यहां पर हमारे पास बनेगा माइनस का un-1 और माइनस का 2un, इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी। और यहाँ हम यहाँ माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो un+1 प्लस un-1 माइनस का 2un, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल में विक्षोभ के कारण जो इनके कंपन होंगे, उनके विक्षोभ के कारण एक प्रत्यास्थ जो तरंग है, प्रत्यास्थ तरंग का निर्माण होगा, यानी कि वहाँ जो है प्रत्यास्थ तरंग का संचरण होगा और उस प्रत्यास्थ तरंग का जो समीकरण होता है
हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ तरंग का जो समीकरण होगा वो होता है, प्रत्यास्थ तरंग के समीकरण से हम लेंगे, चूंकि प्रत्यास्थ तरंग का समीकरण, प्रत्यास्थ तरंग के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। प्रत्यास्थ तरंग का जो संचरण होता है उससे जो प्राप्त जो उसका इक्वेशन है वो होता है, यहाँ nवें पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसके विस्थापन के लिए, तो उसका जो संचरण होगा un इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स एन। अब यहाँ हम प्रत्येक पद को डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक पद क्या क्या है। यहाँ इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के स्मॉल n a के रूप में, तो un इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होती है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें यहाँ हम बात करें xn की, तो xn इज इक्वल टू na, यह nवां जो पार्टिकल है, nवें पार्टिकल का x निर्देशांक है, nवें कण का निर्देशांक, x निर्देशांक यहाँ इसका ये कहलाता है। k इज इक्वल टू जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है हमारे पास, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ओमेगा जो है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, इसे आप सभी जानते हैं, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहलाती है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहलाती है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 का हम विद रेस्पेक्ट टू टी अवकलन करें तो हमारे को जो इक्वेशन फाइंड आउट होगी वो इस प्रकार से रहेगी, विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 2, तो d बाई डी टी un इज इक्वल टू a e की पावर x का e की पावर x ओमेगा टी माइनस के एन ए, और आयोटा ओमेगा टी का जब हम अवकलन लेंगे तो आयोटा ओमेगा देगा, तो d बाई डी टी un इज इक्वल टू a आयोटा ओमेगा e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए के रूप में हमारे पास इक्वेशन तैयार होती है। ये हमारे पास डी यू एन अपॉन डी टी हमें फाइंड आउट होता है। इस इक्वेशन का हम अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन लेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, again differentiate it with respect to t, then d by dt un is equal to, with respect to t इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आयोटा ओमेगा e की पावर x का e की पावर x माइनस के एन ए, और आयोटा ओमेगा टी का यदि हम लेंगे तो आयोटा ओमेगा, तो हम देख सकते हैं डी यू एन अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ए आयोटा ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए के रूप में हमारे पास इक्वेशन तैयार होती है। ये इक्वेशन हमारे पास आती है। अब यहाँ जो स्क्वायर है आयोटा का स्क्वायर
हमारे पास लेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो डी स्क्वायर un अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k n a के रूप में हमारे पास ये इक्वेशन तैयार होती है। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं इसको। अब इसी प्रकार से हम u n+1वें और n-1वें पार्टिकल्स की जो विस्थापन है उसके लिए समीकरण बनाते हैं। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं तो जो n, ये तो हमने बात करी nवें पार्टिकल के लिए, और इसी तरीके से हम बात करेंगे n+1वें और n-1वें पार्टिकल के लिए। तो देख सकते हैं आप सिमिलरली un+1 के लिए जो प्रत्यास्थ तरंग का समीकरण होगा वो होगा un+1 इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस, वहां हम k n a ले रहे थे nवे में, तो यहां हो जाएगा आपके माइनस का k n+1 a, ये इक्वेशन हो जाएगी। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। un-1 दैट इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का k n-1 a दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 n+1वें और n-1वें जो पार्टिकल है उन पार्टिकल्स के लिए विस्थापन प्रत्यास्थ जो तरंग होगी n+1वें और n-1वें पार्टिकल, उनके लिए इक्वेशन हमारे पास 4 और 5 इस तरह से होगी। nवें पार्टिकल के लिए प्रत्यास्थ समीकरण हम ले चुके हैं, a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k n a के रूप में हम ले चुके हैं उसे। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज है इन सब वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, वहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यूज of equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1। तो 2, 3, 4, 5 इक्वेशन से जो वैल्यू है वो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज को रखते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर m a ओमेगा स्क्वायर m a की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k n a इज इक्वल टू, और आगे वाले पद में बीटा के साथ जितने भी पद हैं उनमें ये वैल्यूज रखेंगे। तो बीटा सबसे पहले जो है हम पद रखेंगे n+1वें के लिए, तो a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस k n+1 फिर दूसरा जो पद है वो है हमारे पास n-1वां पद है, तो n-1वें पद के लिए वैल्यूज रखेंगे प्लस
ए ई की पावर आएगा ओमेगा टी माइनस के एन माइनस 1 ए, फिर माइनस 2 ए ई की पावर आएगा ओमेगा टी माइनस के एन ए के रूप में हम यहाँ सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सभी वैल्यूज को रखने पर अब हम इन सबको जो है सोल्व आउट करते हैं। तो सोल्व आउट करने पर हम देखते हैं कि यहां जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से e की पावर आयोटा ओमेगा e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए सभी में से कॉमन हमारे को मिल रहा है, तो उसको हम कॉमन लेंगे। तो a माइनस का a ओमेगा स्क्वायर एम ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू बीटा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए। ये पूरा पर हमें यहां से कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और इसके अलावा जो पद बनेंगे, जो बाकी का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा e की पावर माइनस का e की पावर माइनस का आयोटा के ए, e की पावर माइनस का आयोटा के ए प्लस e की पावर आयोटा के ए के रूप में यहाँ हमारे पास पद बचेगा, साथ में माइनस का 2। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। यहाँ से a e की पावर आएगा ओमेगा टी माइनस के एन ए कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिया, इसको हमने इस तरह से सोल्व आउट कर लिया। अब जो पद कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो देखें a e की पावर आएगा ओमेगा टी के एन ए से a e की पावर आएगा के ओमेगा टी माइनस के एन ए, ये पद कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों तरफ सिमिलर है, इसलिए यहाँ से इस पद को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू बीटा ई की पावर माइनस का आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए माइनस का 2। और चूंकि हम जानते हैं कि ए की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस थीटा के रूप में होता है, तो यहाँ हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो क्योंकि e की पावर आयोटा के ए प्लस e की पावर माइनस का आयोटा के ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस के ए, तो यहाँ से इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू बीटा, और इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 cos के ए, 2 cos के ए माइनस 2, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। और यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू 2 बीटा कोस के ए माइनस 1, ये इक्वेशन यहाँ हमारे पास बनेगी। तो कोस के ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2 के रूप में। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू माइनस का, एक बार मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता दूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना आप लोग यहाँ पर। तो उससे यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर जो बनेगा माइनस 2 की थीटा के ए ले रहे हैं तो के ए बाई
2 यहाँ बन जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, यहाँ हमारे पास इक्वेशन तैयार बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस सिचुएशन के बाद हम यहाँ से जो है ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, माइनस से माइनस हटाने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी। तो ओमेगा की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 2 बीटा भी यहाँ चलेगा, तो 2 बीटा बाई एम साइन स्क्वायर के ए बाई 2, ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से यदि आप स्क्वायर फॉर्म को हटाते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू, इस पर जो है अंडर रूट हम डेवलप करेंगे। तो अंडर रूट आने पर ये इस तरह से बन जाएगा कि 4 बीटा अपॉन एम साइन के ए बाई 2, ये हमारे पास जो है ओमेगा, जो कि कोणीय आवृत्ति है, सामान्य एक विमीय एक परमाणुक जालक, उसके लिए जो प्रसामान्य कंपन विधा होगी ओमेगा, वो ये होगी। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। कोणीय आवृत्ति हमेशा जो है धनात्मक रहेगी, कोणीय आवृत्ति हमेशा धनात्मक रहती है। और अतः जो कोणीय आवृत्ति धनात्मक रहेगी, तो वो धनात्मक रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करेगा इस साइन के ए बाई 2 पर। तो जब कोणीय आवृत्ति सदैव धनात्मक रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन के ए बाई 2 की जो वैल्यू है वो हमेशा ऑलवेज मैक्सिमम 1 रहेगी। तो हम इस सिचुएशन को यहाँ फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कोणीय आवृत्ति सदैव धनात्मक रहती है, अतः साइन के ए बाई 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1 के रूप में। तो इसको 1 के रूप में लेकर के चलेंगे। देन मैक्सिमम की कंडीशन में तो ओमेगा में ये मैक्सिमम की कंडीशन में ये पद जो है 1 होगा, और 1 होगा तो यहाँ जो है फिर हमें जो ओमेगा की कोणीय आवृत्ति की वैल्यू मिलेगी 4 बीटा बाई एम के रूप में मैक्सिमम कंडीशन पे हमें फाइंड आउट होती है। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। तो मैक्सिमम कंडीशन पे तो जो आवृत्ति होगी वो ये होगी, और यदि इसे इक्वेशन नंबर 7 से 6 में वैल्यू पुट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 6 है, उस इक्वेशन नंबर 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम साइन के ए बाई 2। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 है, इक्वेशन नंबर 6 में ओमेगा और जो के हम ले रहे हैं, जिसका तो ओमेगा और के में जो संबंध है इक्वेशन नंबर 6 में, उस संबंध को हम परिक्षेपण संबंध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण संबंध, यानी कि ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, इसको हम कहते हैं परिक्षेपण रिलेशन या परिक्षेपण संबंध कहते हैं। और इस सिचुएशन को जो है
जोन यानी कि एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ जो रिलेशन है इनके बीच, ओमेगा और के बीच, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये इस तरफ जो है हम ओमेगा को ले रहे हैं आवृत्ति को, इस तरफ के को ले रहे हैं। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो कंपन की विधाएं हैं उन कंपनों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 0 से ये मिड में जो है हमारे पास मूल बिंदु है, इससे इस कंपन विधा को रिप्रेजेंट किया गया है। ओमेगा और के बीच में जो परिक्षेपण संबंध है उसको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ -π/4 से +π/4 के बीच का जो क्षेत्र है प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र कहलाता है, जो कि हमने प्रदर्शित किया हुआ है कि ये प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र होगा। और इसी तरह से द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र, तृतीय ब्रिलवा क्षेत्र क्या क्या होंगे वो देखते हैं हम। तो प्रथम जो ब्रिलवा क्षेत्र है, प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र वो है आपके पास -π/4 टू -π/4 से +π/4 के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र की बात करें, द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र होगा ये वाला और ये वाला। तो -2π/4 से -π/4 के बीच का व π/4 से 2π/4 के बीच का जो क्षेत्र है द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र कहलाता है। तो इससे आगे का पार्ट हम इसकी अलग अलग सिचुएशंस हम देखेंगे। न्यून आवृत्ति पर क्या होगी, अधिकतम आवृत्ति पर क्या होगी, तो ये अलग अलग सिचुएशन हम कल अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।